नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी डबल ओकरा सीरीज के साथ में। यहाँ पर जो लोग एचएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उन्हें पता है कि एचपी जीके का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एग्जाम्स में, हिमाचल के एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है मिस्टर जगमोहन बलोकरा की लिखी गई वंडरलैंड को। इसी को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ये हमने एक सीरीज चला के रखी है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अभी ये आज 39th लेक्चर है जिसमें हम 19th चैप्टर ऑफ वंडरलैंड यहाँ पर कवर कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इकोनॉमी में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब भी हम देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लैंड रिफॉर्म्स देखने वाले हैं, जितने भी लैंड रिफॉर्म्स रहे हैं वो। तो इसमें आपको प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, वेयर एज मेंस के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग से मेंस के सिलेबस में मेंशन किया जाता है, राइट। अगर आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोर सेक्शन में ही आपको जो ये सारे लेक्चर्स चल रहे हैं इनके पीडीएफ मिलते हैं, वहां पर अलग से एक फोल्डर बना हुआ है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। उसके अलावा 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं सिर्फ एचपीजीके के ऊपर। एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल आपको हमारी ऐप पर मिलेगी, जहां पर पहले 3 टेस्ट आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो एंड चेक देम आउट, राइट। ये हो गई बातें, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 19th चैप्टर। यहाँ पर हम इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिस्कस करने वाले हैं। अब इकोनॉमी में एज आई टोल्ड यू और चीजें भी आती हैं। आगे हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ये सब देखने वाले हैं, सिर्फ बलोकरा में से नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें नहीं दी गई हैं। हमने इसमें और एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स हैं, ये सब चीजें ऐड अप करके देखेंगे। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स इन हिमाचल प्रदेश। अभी व्हाट आर दीज लैंड रिफॉर्म्स? गवर्नमेंट के बीच में और जो लैंड का ओनर है उसके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है। बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएटरीज रहते हैं एंड उसके अलावा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाता है, स्पेशली फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इन सब को मैनेज करने के लिए किसी तरीके के रिफॉर्म्स लाए गए थे जिन्हें हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं, राइट। इसमें एक ऑलरेडी डिफेक्टिव तरीके का स्ट्रक्चर चलता आ रहा था, जैसे आपने बहुत सारे सिस्टम सुने होंगे, रायतवारी है, देन आपका जमींदारी है, इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम्स चला करते थे, टेन्योर सिस्टम्स। इनमें इंटरमीडिएटरीज थे, इसमें जो आपकी लेबर है, लैंड लेबर, टेलर्स, टेनेंट्स, उन सबको एक्सप्लॉइट किया जाता था। अभी उस चल रहे डिफेक्टिव स्ट्रक्चर को एबॉलिश करने के लिए ये लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए थे। उसके बहुत सारे और भी एम्स थे, जैसे इसमें पहले तो जो ओनरशिप है उसको क्लियर किया जाना था एंड दी जो लैंड है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए इसके ऊपर बात की गई। सो व्हाट आर दी एम्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स? अभी लैंड रिफॉर्म्स 1947 की अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ, देश आजाद होता है, हमारे पास में एक बड़ी सी पॉपुलेशन है जिसको फीड करना है। अभी उसके लिए बहुत सारा इंपोर्ट किया जाता है। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट एक नीड देखी गई वो क्या देखी गई कि सबको थोड़ी थोड़ी लैंड प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना सा गुजारा कर सके, वहां से वो इतनी जो है उपज उनकी हो ताकि वो अपनी फैमिली को सस्टेनेबल बना सके। इसी के लिए अब सभी को लैंड देना जरूरी था। लैंड कहाँ से आनी थी? तो बहुत सारे लोगों के पास में पहले से सरप्लस लैंड हुआ करती थी। तो बेसिकली इसके एम क्या थे, जो आपके मेन टिलर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको थोड़ी थोड़ी लैंड प्रोवाइड करवाई जाए, जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उनकी पोजीशन अच्छी हो। देन वी से जो लैंड है उसकी मैनेजमेंट, जो एक ही पार्टी है, जैसे आपका जमींदार है उसके पास में बहुत सारी लैंड नहीं होनी चाहिए, जो सरप्लस लैंड है वो लोगों में बांटी जाए। इनइक्वालिटीज, जो आपकी आपका समाज है उसमें बहुत सारी असमानताएं थी, इसके साथ में जो हम ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस देखते थे, जमींदारी सिस्टम है ना, इसके साथ में सोशल इविल्स भी आते थे। तो उसी इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। देन इज लैंड सीलिंग, यानी कि कैप किया गया कि आपके पास में इतनी ही जमीन हो सकती है, इससे ऊपर जो होगी वो आपके जो एक्स्ट्रा लोग, जो दूसरे लोग हैं जिनके पास में लैंड नहीं है, स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पर वो लैंड दे दी जाएगी। देन इज ट्राइबल, स्पेशली ट्राइबल जिनकी लैंड्स एंड फॉरेस्ट जो है यही इनकी धरोहर है, उसी के उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। एंड देन दी फाइनली जब ये सब होगा, जो सोसाइटी उसकी कंडीशन बढ़ेगी तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो रेस करेगा। सो इस तरीके के यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए। अभी रिफॉर्म्स जो है टाइम टू टाइम आए हैं विद दी नीड्स, उसके साथ में वो चेंज हुए हैं। 1968 में नॉट अ लैंड एक्ट आता है, 1971 में देन आपके हिमाचल प्रदेश होल्डिंग एक्ट आएगा,
1972 में टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसमें स्पेशली आप सेक्शन 118 बहुत अच्छे से आपने सुना होगा, जिसमें हिमाचल में कोई भी लैंड बेचने या खरीदने के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। फिर आपका 1972 में लैंड सीलिंग एक्ट आता है, एंड देन फाइनली 1974 में विलेज कॉमन लैंड, जिसे हम शामलत लैंड भी कहते हैं, उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर यहाँ पर एक्ट आता है, जिन्हें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दी हिमाचल प्रदेश नॉटर लैंड रूल्स, जो आपका 1968 में यहाँ पर आए थे। इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास में जो एक्स्ट्रा लैंड पड़ा हुआ था, जो अनइश्यूड लैंड पड़ा था, उसको उन्होंने नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में यहाँ पर बांट दिया। इसमें 20 बीघा जमीन जो है लेबरर्स को या टेलर्स को, टेनेंट्स को दी गई। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली गए, यू आर द नीडी पर्सन और आपको मिल गई। इसमें बहुत सारे कंडीशंस जो हैं दिए जाते हैं। तो जब भी ये जितने भी सारे के सारे हमने एक्ट रूल्स देखे हैं, इनमें क्या है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है 40-50 पेज का। इसमें अच्छे से स्पेसिफाई किया जाता है कि टेनेंट कौन है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट कौन है, लेबर कौन काउंट होता है, उसके अलावा जो लैंड होल्डिंग है वो किसके पास में जाएगी। तो एक छोटी छोटी डेफिनेशंस को अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पर उस नीडी सेक्शन को गवर्नमेंट ने अपनी एक्स्ट्रा लैंड यहाँ पर दी, जो कि थी आपकी 20 बीघे। अब इसमें जितनी भी उनकी जो बेसिक सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, जो मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई की गई और कहा गया कि इस नॉटर लैंड को आप यूज कर सकते हैं। फाइनली 71 में एक और एक्ट आता है, जिसे हम कहते हैं द हिमाचल प्रदेश होल्डिंग्स एक्ट। अब इसका जो पूरा नाम है, दैट इज कंसोलिडेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नाम से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं आप। कंसोलिडेशन यानी कि जो छोटे छोटे लैंड के पीसेस थे उनको इकट्ठा करना है, फ्रेगमेंटेशन नहीं करना है, क्योंकि देखिए जितना बड़ा लैंड होगा उतनी ज्यादा प्रोड्यूस रहेगा उस लैंड का, अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में है। क्योंकि ये वो वाला टाइम आ चुका है जब 68 में वो सस्टेनेबिलिटी वाली बात पूरी हो गई है, लेकिन अब हम थोड़ा प्रोड्यूस ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर ये जो है एक्ट आता है। यहाँ पर इसी टाइम 1953 का एक एक्ट था जिसका नाम था बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसको एबॉलिश किया गया था। इसका एक सेक्शन इनफैक्ट 11 था, जिसमें कुछ डिफरेंट तरीके की बातें की जा रही थी। जो जमींदार थे या जो आपके बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास काफी ज्यादा पावर्स थे। जो 1/4 उपज है वो सिर्फ टेनेंट यहाँ पर रख सकता है। उसके अलावा एक्सप्लॉयटेटिव था बेसिकली टेनेंट्स के लिए, तो यहाँ पर इसको एबॉलिश किया गया था 1971 में, जिसका विद्रोह भी वहां पर किया गया, लेकिन बाद में देखा कि जो है इसको मान्यता देनी पड़ी। तो इसमें हुआ क्या, जो भी आपकी नॉटर लैंड है यानी कि जो एक्स्ट्रा लैंड है उसे बांटा जाएगा। पहले ये इन लोगों के पास जो बड़े लैंडलेस लैंड फार्मर्स हुआ करते थे और उसके अलावा बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनके पास में थी। जो ये सारी पावर है ये शिफ्ट की गई तहसीलदार को। तहसीलदार के पास जाने का मतलब ये है कि ये सारी पावर गवर्नमेंट के पास में आ गई कि कौन सी एक्स्ट्रा लैंड किसको देनी है और किस तरीके से दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक मेन हमें पॉइंट देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने अपने पास में ये पावर ली और जो लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, उनके बीच में एक जो रिलेशनशिप है उसको वापस से डिफाइन किया। सो फाइनली जहां जहां पॉसिबल था उन्होंने कंसोलिडेशन किया लैंड का और फ्रेगमेंटेशन के लिए मना किया कि जो लैंड है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं रखना है, हो सके तो उसे मैक्सिमम उसका हम प्रोड्यूस वहां पर उस लैंड का मैक्सिमम यूज करेंगे और जो पुअर हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनको इसका फायदा होगा। देन कम्स दी हिमाचल प्रदेश टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1972। इसमें क्या बात की गई, इसमें जो आपके इंटरमीडिएटरीज थे उनको हटा दिया गया, यानी कि जैसे जो लैंड पे काम करते थे, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स थे, उनको ओनरशिप दे दी गई लैंड की पुराने एरियाज में। थोड़े टाइम के बाद जो नए वाले एरियाज थे वहां पर भी जो टेनेंट्स थे उनको भी यहाँ पर ये ओनरशिप राइट्स दिए गए। सो यहाँ पर क्या था कि उनको 1.5 एकड़ इरिगेटेड लैंड दी जाएगी और 3 एकर्स अनइरिगेटेड लैंड दी जाएगी। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें इसमें थी, जैसे जो नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैं जो वहां पर नहीं रहते हैं या फिर जो सब टेनेंट्स हैं, उनको थोड़े टाइम के बाद जब वो प्रॉपर एक नॉमिनल कॉम्पनसेशन वहां पर पे करेंगे तब उनको उस लैंड के राइट्स जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम एक्सप्लॉयटेटिव था ये नेचर में, नहीं। उन लोगों के जैसे आपके विडोज हैं, अनमैरिड वुमेन हैं, माइनर्स हैं, या फिर जो लोग हैं मेंटल डिसेबिलिटी से, उनके लैंड उनके पास ही रहने दिए, क्योंकि इस मजबूरी को समझा गया कि ठीक है ये लोग खुद तो काम नहीं करेंगे, इनको टेनेंट्स रखने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनकी जमीन ले लेंगे। सो इसी की वजह से उनके जो राइट्स हैं उनके पास, उनको प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन उसके अलावा जो भी और अदर लैंड्स थे उनके टेनेंट्स पर जो उनके टेनेंट्स वहां पर रहते थे उनको वो जो है राइट्स यहाँ पर दिए गए।
नेक्स्ट कम्स व्हाट इज दिस सेक्शन 118. सो सेक्शन 118 आपका न्यूज में भी रहा था थोड़े टाइम पहले. ये क्या है? सो इसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी भी जमीन के लेने और देने पर. यानी कि आप हिमाचल में, अगर आप बाहर से हैं, नॉन हिमाचली हैं फ्रॉम द अदर स्टेट, तो आप हिमाचल में जमीन खरीद या बेच नहीं सकते. पहली बात ये. दूसरी, जो हिमाचल में रहने वाले भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है लोग, वो भी जमीन खरीद या बेच नहीं सकते. अब सबको इसमें जो एक वर्ड है दैट इज रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है. लेकिन बाहर वाले लोगों को लगता है कि एब्सोल्यूट बैन है. एब्सोल्यूट बैन कैसे हो सकता है? बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आती हैं, फार्मा सेक्टर इतना बड़ा बसा हुआ है. सो एब्सोल्यूट बैन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस कुछ कुछ लगाई जाती हैं जो कि आपके एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनके फेवर में यहाँ पर रहती हैं. तो इसमें कौन कौन सी नहीं आती? जो हम ट्रांसफर ऑफ लैंड की बात करते हैं, अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई लैंड मिली है तो वो यहाँ पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, या गिफ्ट में दी जाती है तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बात कहाँ की जाती है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें म्यूनिसिपल लिमिट की बात की जाती है. म्यूनिसिपल लिमिट क्या होता है कि आप एक पंचायत में रहते हैं और आपने उसके बाहर कहीं जमीन खरीदनी है, तो उसका एक अलग से प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा. सिर्फ आप अपनी पंचायत में नॉर्मल तरीके से लैंड ले या दे सकते हैं. बाहर आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. आपको पर्पस बताना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल लैंड है कि नहीं है, और आप कहाँ से हैं, लैंड कहाँ से आप ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वहां पर मेंशन की जाती हैं. सेम वे बहुत सारा यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, लैंडलेस लेबर है या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लैंडलेस लोग हैं, विलेज आर्टिसंस हैं, इन सब के फेवर में बात की जाती है अगर ट्रांसफर ऑफ लैंड की बात की जाती है. सो एज आई टोल्ड यू, सेक्शन 118 डज नॉट पुट एब्सोल्यूट बैन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द लैंड एंड प्रॉपर्टी इन हिमाचल प्रदेश. अभी इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं. सो इसमें क्या होता है, आप अगेन अब आपने मेनका गांधी का घर यहाँ पर है, उसके अलावा बहुत सारे जो मंदिर हैं यहाँ पर बनाए जाते हैं. मंडी साइड देखते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि छोटी काशी उसे कहते हैं, तो बहुत सारे मंदिर जो है बाहर से बाबा लोग आके बनाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि उनको जमीन जो है मिली नहीं है, उन्होंने प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो किया, वहां पर पर्पस बताया अपना कि किस क्यों मुझे लैंड चाहिए, पैसा कहाँ से आया, एंड जो गवर्नमेंट है वो उसको अप्रूव करती है. उसमें पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है देखती है कि क्यों लैंड चाहिए, किस लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया है, फिर इससे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको तो कोई खतरा तो नहीं है, जो हमारा कल्चर है वो बचा हुआ है, या फिर हमारी जो एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड है कहीं उसके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है. सो ये सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए परमिशन आगे दी जाती है. कैबिनेट लेवल पे अक्सर इसको डिनाई नहीं किया जाता. डीसी ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट्स, एनओसीज ये सब देखी जाती है, उस वक्त स्क्रूटनाइज किया जाता है कि जो है ये लैंड दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी. अब आइडिया क्या था बिहाइंड 118? जब हम स्टेट बने, 18 स्टेट ऑफ इंडिया, उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार थे. उन्होंने क्या देखा कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी लैंड बेचनी शुरू कर दी है. जब लोग अपनी लैंड बेचते हैं तो उन्हें जो थोड़े वक्त का पैसा मिलता है वो उसको वहां पर उड़ाते हैं, और उसके बाद में जब वो खत्म हो जाता है, ऑब्वियसली उनके पास में काम तो कुछ है नहीं, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ऊपर मैक्सिमम आपका प्रेशर हुआ करता था. तब वो वापस उसी लैंड के ऊपर आते हैं, लेकिन लेबरर्स बन के आते हैं. तो अभी ये तो थोड़ा सोचने लायक बात थी कि इससे तो जो प्रदेश के लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, वो बाद में घाटे में रहेंगे, और जो लैंड है सारी की सारी वो कहाँ चली जाएगी? कुछ एक दो लोगों के हाथ में जिनके पास में बहुत सारा पैसा है. एंड एग्रीकल्चरल लैंड ऑलरेडी हिमाचल के पास में इतनी कम है बिकॉज ऑफ द हिली टेरेन, और अभी प्रेशर भी ज्यादा है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पे. सो उन्होंने ये सेक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगेन जो लैंड का लेन देन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, जो गवर्नमेंट है वो उसके थ्रू ही यहाँ पर किया जाएगा. सो इस तरीके से इस क्लॉज को यहाँ पर लाया गया, जिसमें जो हिमाचल है उसकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इसको यहाँ पर लाया गया था. उस वक्त अगेन 90% जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी. अगेन अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपने बिल्कुल एकदम एक ही साइड पे जाके आंसर नहीं लिखना है कि हाँ ये गलत ही है या ये बिल्कुल सही है. ये न्यूज में क्यों था? बेसिकली जब आपका कश्मीर का 370 रिपील किया गया, वहां पर बात की गई कि अगर ये हटाया जा रहा है तो हिमाचल में 118 को भी हटाना चाहिए, क्योंकि ये भी वहां पर इस तरीके की कुछ पावर्स देता है. अब जब आप आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिखने वाले हैं कि ये सही है, जो हिमाचल है वो अपने लोगों को, अपनी लैंड को सेफ गार्ड कर रहा है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है कि ये एब्सोल्यूट बैन है. ये एब्सोल्यूट बैन तो नहीं है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं. अगर आप प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो आपको लैंड मिलता है. अगर इसमें थोड़ा सा आपको एंड में सजेशन डालने की बात आती है तो
जो प्रोसीजर है वो सेम ही फॉलो करना पड़ता है जो आउटसाइडर्स हैं उनको भी और जो हिमाचल के लोग हैं उनको भी। तो जो हिमाचल के लोग हैं उनको अपने ही स्टेट में सेकंड क्लास सिटीजन की फीलिंग ना आए, उनके लिए इन प्रावधानों को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा उनके लिए ईज आए, इसी के लिए यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर करनी चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले जब ये 370 वाला पूरा न्यूज चल रहा था, उस वक्त भी जो हमारे सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाए, लेकिन लोग जो है इससे खुश नहीं थे। यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी यहाँ पर उठी थी। सो दैट इज वाई सेक्शन 118 इज नेसेसरी। जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है स्पेशली उस टाइम के हिसाब से, तो ये परफेक्टली तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया था। देन ये उस वक्त के लिए भी नेसेसरी था, आज के लिए भी नेसेसरी है, सिंस हम एक हिमालयन स्टेट है जहां पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, उसे भी हमें बचाना है। ऐसा ना हो कि बाहर से आके कोई भी, अब जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं उनको जो अप्रूवल जाते हैं, ये सारे गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, तो वो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये सब करती है। यही चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये रेगुलेटरी भी है और नेसेसरी भी है। नेक्स्ट कम्स द हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट ऑफ 1972। अब इसमें 1972 में ही बात की गई कि सीलिंग लगाई जाएगी कि अगर जो लोग हैं, एक फैमिली है, इंडिविजुअल है, उसके पास कितनी लैंड होनी चाहिए, उसके ऊपर कैप लगेगा। जो उसकी सरप्लस लैंड है वो अगेन जो गवर्नमेंट है वो नीडी लोगों के बीच में, नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में यहाँ पर बांट देगी। इसमें आपके अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना हुआ है अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो इतना सा काफी आपको जानना कि जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड है, वाइफ है, 3 बच्चे हैं, तो उनको इनके बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। जैसे आपके पास में 15 एकड़ जमीन है जिसमें 2 क्रॉप लगते हैं, या फिर आपके पास 10 एकड़ जमीन है जिसमें 1 क्रॉप लगता है, तो इस तरीके से इसको काफी ज्यादा कैलिब्रेट तरीके से जो है यहाँ पर सीलिंग लैंड के ऊपर लगाई जाती है। लास्ट वन इज हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट ऑफ 1974। जो आपकी विलेज की कॉमन लैंड रहती है उसे शामलत कहा जाता है। तो गवर्नमेंट जो है इसे काइंड ऑफ लीज पे या काइंड ऑफ एक अच्छी गुडविल में यहाँ पर विलेज से लेती है। ऐसे नहीं होता कि नहीं तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा तो पड़ी है हम लोग यूज कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको एक गुडविल में यहाँ पर चेंज किया यूज किया जाता है कि जो विलेज है उसके किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर यूज किया जाए, या फिर जो लोग हैं जिन्हें जरूरत है इसकी एक्चुअल में, अगेन एज वी टॉक अबाउट द नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन लोगों के लिए। सो इस तरीके से ये आपका 1974 का एक्ट आता है। फाइनली कम्स द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन द लैंड रिफॉर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो इसमें आपको लैंड रिफॉर्म्स लिखने होंगे, उसके अलावा कंक्लूड भी करना होगा उसको। तो सबसे पहली चीज, दिस वाज द नीड ऑफ द टाइम। अगर हम उस वक्त की बात करें तो इसकी जरूरत थी। वक्त के साथ साथ ये चेंज हुआ है। सबसे पहले हमें नॉटर्स लैंड यानी कि यूटिलाइज करने के लिए लैंड चाहिए थी, फिर हमने देखा कि काफी ज्यादा बटी हुई है तो उसको कंसोलिडेट करना है। फिर फाइनली 72 में 118 आ गया, जब आपके हमारे जो सीएम है उन्होंने देखा कि नहीं, हमें जरूरत है कि बाहर जो है ये लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड कम है, इसको बचाना है। सो इस तरीके से इसमें हमने एवोल्यूशन होते हुए देखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग थे यहाँ पर उनको सेफ गार्ड किया है हमने बहुत सारी कंडीशन से। जो इनकम है रूरल और पुअर इंडिया की या हिमाचल की, उसको हमने यहाँ पर बचाया है। इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो यही रहे हैं कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसकी सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशंस में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। स्पेशली वो लोग जो उस वक्त पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर अभी भी उनके लैंड जो आपके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सो इस तरीके से जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके राइट्स को हमने बचाया। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिला और उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। So that is it for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe, and I will see you in the next